सुमन जोगी कोर्ट के बाहर एक पतली सी हल्की सी साड़ी पहनकर कोर्ट खुलने का इंतजार कर रही। वह लड़की एक ऐसी थी जो कि अनाथ थी। माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। उसका पालन पोषण उसके मामा जी कर रहे। उसके शादी करवा देते हैं, लेकिन शादी के बाद कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि उसका रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। वह कोर्ट के बाहर एक पतली सी हल्की सी साड़ी पहनकर कोर्ट खुलने का इंतजार कर रही है। तभी एक बड़ी सी गाड़ी आती है और उनके पास आकर रुक जाती है। उसके अंदर से उसका पति, सास, ससुर और जिठानी और जेठ उतर कर नीचे आते हैं और उसकी तरफ देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे। शायद यह कहने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हें हमने घर से बाहर निकाल ही दिया। वह लोग कोर्ट खुलने के बाद अंदर चले जाते हैं और वह बाहर बैठकर, जो वहाँ पर चेयर थी उस पर बैठकर अफसोस कर रही थी। लेकिन अब वह करे तो करे क्या। चलिए जानते हैं कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हुआ था और उसके माता पिता के साथ क्या हुआ। चलिए जानते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल की फैमिली स्वस्थ होगी, खुश होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। सबसे पहले रोज की तरह मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी हर वीडियो, हर एक घटना जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए। सुमन होने के कुछ दिन बाद ही उसके माता पिता चल बसे थे। माता पिता के जाने के बाद सुमन अपने मामा जी के घर रहने लगी। वहां पर वह रहती तो थी, लेकिन उसे जीने नहीं दिया जाता था। उसकी मामी जी थी जो कि उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करती थी कि वह किसी से कुछ कह नहीं सकती थी, किसी से कुछ बोल नहीं पा रही थी। लेकिन दो वक्त की रोटी उसे वहां मिल जाया करती थी। वह पहले छोटी थी और जैसे जैसे वह बड़ी होने लगी उससे सारा काम करवाया जाता था। उसकी मामी के 3 बच्चे थे, वह उनका भी काम किया करती थी। उन्हें नहलाना धुलाना, स्कूल के लिए तैयार करना, ये सब कुछ उसी की जिम्मेदारी थी। सारा घर का काम करना, खाना पकाना, झाड़ू पोछा, जो भी घर में काम होते थे उसकी मामी जी उसी से करती। जब उसके मामा जी इस बात पर विरोध करते थे, उसकी मामी जी उन्हें कहती थी कि घर पर बैठा कर कैसे खिलाएंगे, मुफ्त की रोटियां जो तोड़ने के लिए कहाँ से आएंगी, कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। अब मामा जी कुछ कहे तो मामी जी उन्हें डांट दिया करती थी। मामा जी रोज अपने ड्यूटी पर चले जाया करते थे। 10-15 हजार रुपए महीने के कमा लिया करते थे। घर पर बच्चे थे, एक जी बहन की लड़की भी थी जो उसके जीजाजी और बहन के गुजर जाने के बाद अब उन्हीं के साथ रहने लगी। सुमन उसकी मामी पर एक बोझ बन गई। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। सुमन अपने मामा जी से कहती है कि मामा जी मुझे भी पढ़ना है। ये बात है कहती है तो उसके मामा जी कहते हैं कि बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। वह उसका दाखिला करवाने के लिए स्कूल चले जाते हैं। स्कूल जाने के बाद दोस्तों वह लोग स्कूल तो पहुंचते हैं, एडमिशन भी करवा देते हैं। लेकिन यह बात जब उसकी मामी को पता चलती है, वह सारा घर सर पर उठा ले। दोस्तों, क्या उस लड़की का पढ़ने का हक नहीं था? लेकिन जैसे तैसे करके मामा जी ने उसे स्कूल भेजने का निर्णय ले लिया था। वे अपनी पत्नी की बिल्कुल नहीं सुनते, उसे स्कूल भेजते हैं। स्कूल तो भेज रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जो कि उन्हें नहीं पता था। लड़की से काम करवाना, उस पर फोर्स मनाना, उसे पढ़ाई न करने देना। उसकी मामा जी ने उसका एडमिशन तो करवा दिया था, लेकिन जो उसकी मामी थी वह उसे पढ़ने का टाइम ही नहीं देती। सारा घर का काम करवाती थी, बच्चों की देखभाल करवाती थी। रात को 10 बजे वह काम से फ्री होती थी, सुबह फिर से वही काम पर लग जाती थी, स्कूल जाती, पढ़ाई भी करती। लेकिन वह पढ़ाई में बड़ी ही इंटेलिजेंट थी, क्योंकि दुखों की मारी हुई इंसान जो भी हो, वह पढ़ाई या कुछ भी करने का जुनून उसके अंदर इस तरह सवार हो जाता है कि कुछ भी हो जाए उसे वह करना ही है।
पढ़ाई में बड़ी ही होशियार होने के साथ साथ वह हर एक एक्टिविटी में अव्वल नंबर लेती थी। उसी के साथ उसी की कक्षा के अंदर एक लड़का आता था जिसका नाम सुबोध था। सुबोध सुमन पर बड़ा ही अट्रैक्टिव हो रहा था, उस पर फिदा हो रहा था। वह बहुत सी प्रॉपर्टी का मालिक था, बड़े खानदान का लड़का था। वह क्लास में अव्वल नंबर लेती थी, इसीलिए उस पर फिदा था कि हर एक एक्टिविटी में अच्छे नंबर लेती थी। और फिर वह उस पर जान निछावर करने लगा, क्योंकि वह दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। वह उस पर इस तरह लट्टू हो गया था, किसी को नहीं पता था कि यह कुछ क्या चल रहा है। वह दोनों एक दूसरे में इस तरह खो जाया करते थे कि सारा स्कूल उन्हें देखकर हंसने लग गया। लेकिन उन लोगों को कानों कान खबर नहीं होती थी कि वह लोग कर क्या रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगा। लड़की ने +2 कर ली। जब 12वीं के पेपर दिए तो वह लड़का उस लड़की को प्रपोज कर देता है। लड़की को पता था कि उसकी हैसियत क्या है, उसकी मामी जी उसे स्कूल भेज रही है, वह ही बहुत बड़ी बात। और इतने बड़े खानदान का रईस लड़का तुम्हें इससे शादी क्यों करेगा। वह उसे मना कर देती। वह जब वजह पूछता है तो वह सारी अपने साथ जो भी घटित कहानी थी वह सब कुछ उसे बता देती। वो जो कि अब उस पर इस तरह अपनी जान निछावर करने पर उतर आया था कि वह उसकी हर एक बात मानने को तैयार। वह कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारे बीते हुए कल से कोई मतलब नहीं। वह बताती है कि उसकी मामी उसे किस तरह फोर्स करती है और उसे 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, वही बहुत बड़ी बात है। और वह इस स्कूल के अंदर पढ़ रही है, वह उन लोगों की मेहरबानी है। न जाने वह कब उससे इस स्कूल से आने से रोक दे। लेकिन सुबोध कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सुबोध अब उसके लिए कुछ ऐसी फीलिंग्स फील करने लगता है कि वह उसके घर पहुंच जाता है और उस लड़की का हाथ मांग लेता है। उसकी मामी जब यह सुनती है तो वह शादी के लिए इनकार कर देती है। कहती है कि बड़े लोग हैं, न जाने कब हमारी लड़की को छोड़ देंगे, इन लोगों की यह चाल है। उसके मामा जी कहते हैं कि ये हमारे बेटी की किस्मत है, जो इनको इतने बड़े रईस खानदान का रिश्ता हमारी बेटी के लिए आया। मैं इसे बिल्कुल नहीं ठुकराऊंगा, मैं मेरी बेटी की शादी जरूर करूँ। इसका जो भाग्य में लिखा है वही होगा। वह उसके लिए हाँ कर देता है। लड़का सुबोध जाकर अपने फैमिली को अटेंड करता है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करता है। लेकिन जो सुबोध की फैमिली थी वह लड़की के बारे में पूछती है तो कहता है कि उसके माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे, मामा जी उसका पालन पोषण कर रहे हैं। ज़्यादा अमीर नहीं है, एक मिडिल क्लास फैमिली की रहने वाली है, लेकिन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, पूरे स्कूल में टॉपर है। माता पिता इस शादी के खिलाफ थे, वह मना कर देते हैं, लेकिन सुबोध जो कि मानता नहीं है उस लड़की से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद उसके माता पिता उस लड़की को अपनाने की जिद कर बैठे थे कि हम इसे अपनाएंगे नहीं। लेकिन सुबोध जो कि शादी करने के बाद सुहागरात का टाइम आता है, सुहागरात में कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा इतना सुंदर जो मेरा चांद है वह आज मेरे साथ है, जिससे मैंने प्यार किया चाहा, आज मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने उससे शादी कर ली है। मैं बड़ा ही खुश नसीब। तो सुमन कहती है कि नहीं, आप खुश नसीब नहीं, खुश नसीब तो मैं हूँ, जिसको 2 वक्त की रोटी भी टाइम पर नहीं मिलती थी, मामी के हर वक्त ताने मिलते थे। मैंने जरूर कोई पुण्य के काम किए होंगे जो इतना अच्छा और इतना बड़ा घर मेरे लिए भगवान ने। वह उस घर के अंदर तो रहने लगी थी, लेकिन सुबोध अब अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, अपनी पत्नी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए नौकरी करने लगता है। एक कंपनी में उसे सुपरवाइजर की नौकरी मिल जाती है। वह सुबह शाम वहां पर रहता, रात को आता। तब जब वह आता, कुछ दिन तो बहुत अच्छे से चलते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी जब वह घर आता तो उसकी माँ, भाभी और उसका भाई, उसके पिता
सुमन के खिलाफ ऐसी वैसी बातें करते ही रहते, ये यह नहीं करती है, पूरे दिन सोती रहती है, फोन में लगी रहती है, खाना नहीं देती है, कोई काम नहीं करती है, इसे तो अच्छे से कपड़े भी धोने नहीं आते हैं, घर के हर एक काम गिनाने लगे। तो दोस्तों, वह अब अपनी पत्नी से खफा होने लगा, झगड़ा करने लगा कि तुम पूरे दिन क्या करती हो। बल्कि वह लोग सारा काम उसी से करवाते थे, लेकिन अपने बेटे को उससे दूर करने के लिए, क्योंकि वह कभी खुश थे ही नहीं उन दोनों की शादी के लिए। वह दोनों एक दूसरे के खिलाफ भड़काए दिए जाते हैं और एक दूसरे को इस तगार तक पहुंचा देते हैं कि बात तलाक तक आ जाती है। सुमन जो कि अपने पति से कहती है कि आपको अगर ऐसा ही लगता है तो एक काम कीजिए, मैं आपकी जिंदगी में बोझ बन चुकी हूँ। जो मैंने सपने देखे हैं वह बहुत बड़े देख लिए हैं, शायद मेरी हैसियत से बाहर है। मुझे समझ जाना चाहिए था जो मेरी माँ में बात कह रही थी वह बिल्कुल सही थी, लेकिन अब भी वक्त गया नहीं है। वक्त है मेरे पास अपनी जिंदगी को संवारने के लिए। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, तुम्हारे घर वाले मुझे सहन नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। वह उस घर को छोड़कर तो चली जाती है और अपने मामा जी के घर रहने लगती है। कुछ दिन के बाद, तकरीबन 2 महीने के बाद, उसके मामा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके अंदर वह भी भगवान को प्यारे हो जाती है। दोस्तों, अब उसकी जिंदगी में ऐसा भौचाल आ गया था जिसे सहन करने की शक्ति शायद उसमें नहीं। वह टूट जाती है, बिखर जाती है। उसकी मामी भी उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। उसने पार्लर का कोर्स कर रखा था, तभी एक उसकी फ्रेंड थी, उसके पास जाती है और कहती है यार कुछ काम दे दे मुझे। काम तो आता है, अगर तू काम दे देगी तो मेरे लिए बड़ी ही मेहरबानी होगी, कृपया हो जाएगी। यह कहकर वह उसके पास रोने लग जाती है और अपनी सारी विपदा बता देती है। वह उसकी सारी दुख भरी कहानी सुनती है और उसे एक रूम दिलवाती है और वहीं पर उसे काम दे देती है। उसके पास अगर अब रूम के पैसे थे तो उसके बाद उसके पास खाने के पैसे भी नहीं थे। दूसरी तरफ उसके पति ने उस पर केस कर रखा था, रोज उसे कोर्ट जाना पड़ता था। अब तलाक के कागज जो कि तैयार हो चुके थे, उसके पास नोटिस आ गया था, उसे कोर्ट बुलाया गया था। वहां पर कोर्ट में जब बुलवाया गया तो वह वहां पर जाती है और जाने के बाद उस पर वकील, जो कि सुबोध का वकील था, वह ऐसे ऐसे आरोप लगाता है कि सुमन सुनने के बाद बड़ी ही हैरान और परेशान हो जाती है। दोस्तों, ऐसे क्या उन्होंने बातें कही थी जिससे वह इतनी परेशान हो जाती है, तो सुनिए, चलिए जानते हैं। वह कहते हैं कि यह लड़की न जाने कितने आशिकों से बात करती थी, उनके साथ सोती थी। इनके घर वालों ने इसे रंगे हाथ पकड़ा है, मेरे क्लाइंट को यह धोखा दे रही थी। यह सब कुछ कहने के बाद जो जज साहब थे वे कहते हैं कि ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन एक बार हम सुमन से भी बात करना चाहते हैं। सुमन जो कि डरी सहमी अपनी नजरें नीचे झुकाए हुए खड़ी थी, जो भी कह रहे थे वह सिर्फ और सिर्फ सुनने का ही काम कर रही। दोस्तों, जब उसे कटघरे में खड़ा किया जाता है और उससे पूछा जाता है क्या ये सब कुछ जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सच है, तो कहती है कि मैं किसी की बात सच नहीं मानती। हर एक इंसान अपने नजरिए से न जाने क्या क्या बात कहेगा। अगर मैं हर एक इंसान की बात मानने लग जाऊंगी तो फिर मैं क्या करूँ। यह कहने के बाद वह कहती है कि चरित्र पर तो सीता के भी उंगली उठाई गई थी, क्या वह गलत थी। वह कहती है कि अगर सुबोध यह बात मुझे आकर कहे, वह इस कटघरे में खड़ा होकर यह बात कह देगा कि मैंने उसे धोखा दिया है, कई इंसानों के साथ मेरे गलत संबंध थे, तो मैं खुशी खुशी ये सब कुछ स्वीकार करने को तैयार हूँ, इसमें मेरी गलती हो या नहीं। जो साहब कहते हैं कि आप अपने वकील को पेश करिए, वकील को बुलाइए आपका केस लड़ने। तो जो जवाब देती है दोस्तों, उसे सुनने के बाद वकील साहब भी उदास हो जाते हैं। वह कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक वकील को कर सकूं। जो भी आप फैसला सुनाओगे वह मैं कबूल कर लूंगी, यकीन कर लूंगी।
तभी जज साहब कहते हैं कि बेटा ऐसा नहीं होता, वकील करना बहुत जरूरी है, ऐसे कैसे हम आपको फैसला सुनाते। कहती है कि तुम्हारे पास वकील के पैसे नहीं है। तो वह कहती है कि एक बार मेरे पति से यह बात कहलवा दो, मैं कोई केस नहीं लड़ना चाहती, कुछ नहीं करना चाहती। जज साहब कहते हैं कि ठीक है। तब उसका पति कहता है कि मेरी पत्नी बिल्कुल सत्य सावित्री जैसी है, उसके दामन पर कोई दाग नहीं है। और जो हमारे वकील ने कहा, अगर यह बात मेरे सामने अगर किसी और ने कही होती तो मैं उसकी जान ले लेता। कुछ भी हो, हमारा झगड़ा है, हम केस कर रखा है, हम तलाक लेना चाहते हैं, लेकिन मेरी पत्नी के लिए मैं यह सब नहीं सुन सकता। यह कहने के बाद दोस्तों वह अपनी पत्नी की तरफ देखता है, जो कि बड़ी ही डरी सहमी रोने लग रही थी। और जज साहब कहते हैं कि ठीक है, अगली 11 तारीख को कोर्ट का फैसला सुनाया जाएगा। वे लोग वहां से चले जाते हैं। सुमन थी, वह अपने रूम में जाती है, जाते जाते एक प्याज खरीद कर लेकर जाती है, क्योंकि सब्जी के पैसे उसके पास थे नहीं। एक प्याज लेकर जाती है और 2 दिन की रोटी उसके घर पर रखी हुई थी, वह प्याज और रोटी खाने लग जाती है। रात के 10 बज चुके थे। तभी उसके घर पर किसी की दस्तक होती है। वह सोचती है कि इतनी रात को कौन आया है। जब वह अंदर आता है तो देखती है वह कोई और नहीं बल्कि सुबोध था, जो कि अपने किए की माफी मांगने के लिए उसके पास आया था। और वह उसकी हालात देखकर नम आंखों से कहता है कि क्या मुझे भी खाना खिला सकती हो। तो वह कहती है कि खाना खाने की कौन सी बड़ी बात है, लेकिन यह साहब आपके बस की बात नहीं है। मेरा तो ये खाना बचपन का है। जब मैं मामी के पास रहती थी, वह भी मुझे प्याजी रोटी देती थी, तो मुझे इसकी आदत है। हाँ, कुछ दिन जब मैंने आपसे शादी कर ली तो मैंने सोचे थे कि मेरे खुशी के दिन आ गए हैं, मेरे भगवान ने सुन ली है, मेरे दुख के दिन जा चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह लौट कर फिर से आएंगे। मुझे इसकी आदत है, मैं इसे खा सकती हूँ, लेकिन साहब आपकी बस की बात नहीं है। मैं कहता है एक बार दो तो सही, हम भी खाकर देखेंगे। तो वह कहती है कि ठीक है, अगर आप खाना चाहते हो तो वह प्लेट के अंदर रोटी और प्याज रखी हुई है, आप खा लो, क्योंकि भगवान ने आपको हाथ और पैर दोनों चीज दी। वह उठाकर जब रोटी खाने की कोशिश करता है, तो वह रोटी खाने की कोशिश करता है, तभी उसका मुंह जल जाता है। और मुंह जलने के साथ साथ उसे जो रोटी थी वह गले के अंदर अटक जाती है। तो वह उसके तरफ एक पानी का गिलास जो कि उसके आगे कर देती है, वह पानी पीता है और वह रोने लग जाता है। और सुमन के पाँव पकड़कर अपने किए की माफी मांगने लगता है। और वह कहता है कि मुझे पता है कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने तुम पर शक किया, तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, मेरी गलती है, मैं माफी मांग रहा हूँ, प्लीज तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। वह कहती है कि एक रिश्ते के अंदर विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हारे माता पिता से मेरी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उन लोगों को तो मैं पहले से ही पसंद नहीं थी, उन लोगों ने तो मुझे कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं। उन लोगों ने कहा और तुमने बिना कुछ सुने और बिना सच जाने मुझे इतना बड़ा बुरा भला कर दिया। तो कहता है कि मुझे माफ कर दो, और मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। वह उसे अपना लेता है और उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां भर देता है। और उसके माता पिता से अब वह दूर रहने लगा, अलग रहने लगा। अगर माता पिता अपने बेटे को साथ रखना चाहते तो रख सकते थे, लेकिन उन लोगों ने अपने बेटे को अपने से दूर कर दिया। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में लिखकर जरूर बताना। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या किसी के इमोशनल के साथ खिलवाड़ करना नहीं, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है, सावधान करना है, ताकि क्राइम होने से पहले आप लोग सतर्क हो सके। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।